आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना प्रमुख के यूरोफाइटर टाइफून में भरी गई उड़ान के बारे में और इससे संबंधित दूसरी रिपोर्ट्स के बारे में। पिछले कुछ महीनों में यूरोफाइटर टाइफून को लेकर के बहुत सारी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई, जहां पर इस प्रोग्राम को MRFA से जोड़कर देखा जा रहा है। और आपको पता ही है कि इस समय भारतीय वायुसेना प्रमुख चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जर्मनी के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने शुक्रवार को एक जर्मन एयरबेस से यूरोफाइटर टाइफून में उड़ान भरी है। और जब से ये उड़ान भरी गई है तो इस रिपोर्ट को MRFA से जोड़कर देखा जाने लगा है। दरअसल ये एक व्यवहारिक शॉर्टी थी जहां पर वो टाइफून से फैमिलियर हो रहे थे, लेकिन अब क्योंकि वायुसेना प्रमुख टाइफून के कॉकपिट पे थे तो जाहिर सी बात है कि चर्चाएं होनी ही थी। और सबसे खास बात तो ये है कि अभी भारत में एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जिसका नाम तरंग शक्ति है, इसका आयोजन किया जाना है और वहां पर यूरोफाइटर टाइफून का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों के सामने रखा जाएगा। तो क्या भारतीय वायुसेना प्रमुख की ये उड़ान कुछ महत्व भी रखती है? आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। और इससे पहले एक र्यूमर भी सामने आया था जहां पर टाइफून को 2040 तक सर्विस से बाहर करने की बात की गई थी। इस पे जो एयरबस और BAE सिस्टम है, इन्होंने एक स्पष्ट टिप्पणी सामने रखी थी। इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या वाकई ये एयरक्राफ्ट 2040 तक ही ऑपरेशनल रहेंगे, क्या भारतीय वायुसेना के लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं, इसके अलावा क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या ऑफर दिए गए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उस रिपोर्ट से जो कि BAE सिस्टम और यूरोफाइटर कंसोर्टियम को लेकर के सामने आई है। तो इस कंसर्न को एड्रेस करते हुए एयरबस और BAE सिस्टम के अधिकारियों ने ये कंफर्म कर दिया है कि दरअसल जो टाइफून का लाइफ स्पैन है ये 2040 का नहीं बल्कि 2060 के बाद तक ये जो एयरक्राफ्ट है ये ऑपरेशनल रह सकेंगे। उनका कहना है कि हाल ही में सऊदी अरेबिया और जो दूसरे देश हैं जिनमें खासकर कुवैत जैसे देश शामिल हैं, उन्होंने टाइफून को खरीदा है और जो सपोर्ट है ये लंबा मिलता रहेगा। और जो एक्सपोर्ट ऑपरेटर्स हैं उनको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंसोर्टियम उनकी जो मदद है वो करता रहेगा। टाइफून में लगातार आपको जो अपग्रेड्स हैं वो मिलते रहेंगे, यानी जो नई कैपेबिलिटी विकसित की जाएंगी अगर वो टाइफून के लिए कंपैटिबल हैं तो वो चीजें तुरंत अपग्रेड के रूप में टाइफून को मिलेंगी। इसके अलावा अब जो यूरोफाइटर कंसोर्टियम है ये जो अपग्रेड्स हैं इनके लिए भी मान चुका है, यानी कि जो ऑपरेटर हैं अगर वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को इक्विप करना चाहते हैं प्लेटफॉर्म में तो इसके लिए भी अब वो विचार कर सकते हैं और उनको अप्रूवल मिल सकता है कि अगर वो टेक्नोलॉजी टाइफून के लिए कंपैटिबल हुई तो। अब यहाँ पर ये सारी चीजें जरूरी इसलिए भी थी एयरबस और BAE सिस्टम के लिए क्योंकि इस समय टाइफून को जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है, सबसे बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, वो भारत से ही मिल सकता है, जहां पर भारत को 114 की संख्या में फाइटर जेट्स की जरूरत है। और आपको बताते चले कि राफेल और टाइफून के बीच का जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब इसके पहले MMRCA 1 हुआ था तो वहां पर माइनर मार्जिन से ही टाइफून हारा था। और उसके पीछे की वजह ये थी कि भारत का जो अनुभव था फ्रांस के साथ वो काफी अच्छा था और राफेल ने कुछ ही छोटे मोटे एक्सपेक्ट है जहां पर टाइफून को पीछे छोड़ा था, वरना टाइफून भी वहां पर राफेल को टक्कर दे रहा था। लेकिन इस बार वो कॉन्फिडेंट हैं कि जो टेक्नोलॉजी वो ऑफर कर रहे हैं भारत उनको इग्नोर नहीं कर सकता। और टाइफून इस समय 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो कि काफी एडवांसमेंट के साथ आया है और आने वाले समय में भी ये रिलेटेबल बना रहेगा, क्योंकि बीतते समय के साथ जो जरूरी अपग्रेड्स हैं और जो मॉडिफिकेशंस हैं वो इनमें होती रहेंगी। खुद यूके गवर्नमेंट ने हाल ही में ये चीज हाईलाइट करी है कि जो यूरोफाइटर टाइफून है ये कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर अभी उनकी सर्विस में रहेगा, उसको वो रिटायर नहीं करेंगे क्योंकि ये रिलेटेबल बना हुआ है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हर काम आप 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से नहीं कर सकते, आपको 4.5 जनरेशन या 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जरूरत हमेशा पड़ेगी, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होंगे और इनको ऑपरेट करना भी आसान होगा। वही 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो F-35 के एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट हाईली मेंटेनेंस की डिमांड करते हैं और इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी काफी ज्यादा होती है। वहीं टाइफून की एबिलिटी की बात करें तो ये बड़े नंबर में अभी ऑपरेशनल रहेंगे आने वाले तकरीबन 2050 तक और इनके रिटायरमेंट की कोई भी संभावनाएं अभी प्रबल नहीं है। यूरोफाइटर कंसोर्टियम ने पहले भी भारत के संदर्भ में ये चीज कह दिया है कि अभी जो टेक्नोलॉजी हम ऑफर कर रहे हैं ये राफेल को सरपास कर सकती है, क्योंकि उनका कहना है कि हम यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है उस पर काफी एडवांस चीजें ऑफर कर रहे हैं जो राफेल में अभी नहीं है। फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो या फिर रेडार सिस्टम हो या फिर जो आर्मामेंट है, ये सारी चीजें भारत को काफी ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएंगी राफेल की तुलना में।
एयरबस का तो प्लान ये भी है कि वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इन एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में करने के लिए तैयार है, जहां पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो भी शामिल की जाएगी। यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो यूरोफाइटर टाइफून है ये भारत में बनाने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन अभी फिर से बता दें कि जो राफेल फाइटर है ये फ्रंट रनर है, इसलिए क्योंकि भारत ऑलरेडी इनको 36 की संख्या में ऑपरेट करता है और भारतीय नौसेना भी इनको 26 की संख्या में खरीदने वाली है, जिसके बाद ये भारतीय वायुसेना के लिए एक टॉप चॉइस बन जाएंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं टाइफून बड़े कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट हो, लेकिन भारत यहाँ पर ये चाहता है कि ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट किया जाए जो ऑलरेडी सर्विस पे हो, ताकि जो अलग अलग कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उनको मेंटेन करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि जितनी ज्यादा अलग अलग प्रकार के फाइटर जेट्स की फ्लीट होगी उनकी मेंटेनेंस, रख रखाव और खर्चे भी उतने ही ज्यादा होंगे। और ऐसे में अगर किसी नए फाइटर जेट को सेलेक्ट किया जाता है तो उसके लिए फिर से हमें उतना ही पैसा खर्च करना पड़ेगा जितना कि हमने राफेल के केस में किया था, क्योंकि हमें उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पड़ेंगे। और अगर इनका मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत निर्माण किया जाना है तो उसमें भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट और टाइम लगेगा। और ऐसे में ये जो एयरक्राफ्ट है ये या तो देर में मिलेंगे या फिर ओवर प्राइस्ड हमें मिलने वाले हैं, और ये सारी चीजें इस समय भारतीय वायुसेना बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। इसके पहले अप्रैल में यूरोफाइटर कंसोर्टियम से एक बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आई थी, जहां पर वो ट्रेंच 5 जो जेट हैं वो ऑफर कर रहे थे, जो कि लेटेस्ट इटरेशन है यूरोफाइटर टाइफून फैमिली में। इसको आप ब्लॉक 5 भी कह सकते हैं, जहां पर बहुत सारी एडवांस चीजें ऑफर की जानी थी। इसमें जो एडवांस फीचर थे उसमें ई स्कैन, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार था। इसके अलावा इसके जो पावरफुल सेंसर है वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि इसे सुपीरियर सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान करेंगे। और इसके अलावा इसमें आपको इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि नेक्स्ट जनरेशन होगा और ये मॉडर्न कॉम्बैट के जो सिनेरियो हैं उनके हिसाब से फिट बैठेगा। यूरोफाइटर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इसमें एनहांस डिफेंसिव एड्स देखने को मिलेंगी, ह्यूमन मशीन इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि पायलट परफॉर्मेंस को ऑप्टिमल करने में काफी ज्यादा मदद करने वाला है। और एयरबस यहाँ पर न सिर्फ ये बातचीत कर रही है ऑन पेपर है, बल्कि प्रैक्टिकली ये चीजें ऑफर भी की जाएंगी। बल्कि यूरोफाइटर टाइफून ट्रेंच 5 के साथ जो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन प्रोग्राम पैकेज है ये भी अंडर डेवलपमेंट रहेगा। इसका सीधा मतलब ये होगा कि आने वाले समय में जैसे ही एडवांसमेंट होती है सिस्टम में वो तुरंत प्रदान की जाएगी। और इसमें अगर हम एडवांसमेंट की बात करें तो एडवांसमेंट जो प्राइमरी हमें देखने को मिलेगी मिशन सिस्टम में, पायलट इंटरफेस में, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी में और इंजन परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगी। इसके अलावा समय समय पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है इनके अपग्रेड्स की जिम्मेदारी भी एयरबस के द्वारा निर्वहन की जाएगी। अब यहाँ पर जो LTE डेवलपमेंट है ये डुअल पर्पस होने वाला है। ये न सिर्फ यूरोफाइटर टाइफून की कैपेबिलिटी को इनहेंस करेगा, बल्कि ये जो फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS जैसे प्रोग्राम है उसमें भी जो एक सहभागिता है उसको सुनिश्चित करने वाला है। यानी टाइफून को ऑपरेट करने वाले जो देश है उनके पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो या तो FCAS या टेम्पेस्ट जैसे जो प्रोग्राम है उनमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, और आने वाले समय में इनको जो एक्सेस है ये भी मिल सकता है। इसके अलावा जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है इनके इंटीग्रेशन के लिए भी एयरबस मान चुका है। खासकर जो आपको अस्त्र जैसी मिसाइल है इनके इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम टाइफून के नॉर्मल स्ट्राइक पैकेज की बात करें तो इस पे आपको एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन देखने को मिलते हैं। इसमें मुख्यतः आपको एशरैम, एमरैम, इरिस-T जैसी जो मिसाइल्स हैं ये देखने को मिल जाती हैं। वहीं इसमें हाईली डिपेंडेबल AIM-9L जो मिसाइल है ये भी देखने को मिल सकती है। इसमें आपको लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, क्रूज मिसाइल और अलग अलग प्रकार के जो वेपन सिस्टम है ये भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वही चीज है कि भारतीय वायुसेना क्या डिसीजन लेती है ये उनके ऊपर है। तो यहाँ पर चीजें क्लियर है कि अब यहाँ पर कुछ बड़ी चीजें हमें देखने को मिलने वाली हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।